हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर हैं यूपी SSC एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में मिडवाइफरी का आज हम शतक पूरा करने वाले हैं। तो आज के बाद यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे, तब इसके आगे का वीडियो मिलेगा। नहीं तो हम यहीं कर देंगे क्या, मिडवाइफरी का द एंड, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कर नहीं रहे हो। हम इतना मेहनत करते हैं लेकिन व्यू कितना 100-200 व्यू जा रहा है, कम से कम 1000 व्यू तो होना चाहिए। तो इतने लोग तैयारी करने वाले हैं, तो आज इस वीडियो को कम से कम कल या परसों तक 1000 व्यू आप लोग पहुंचा दो, तो आपको और शानदार सेशन मिलने वाले हैं। तो पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन फिर आज लेकर हाजिर हैं। तो हमने मिडवाइफरी पर आज 3000 क्वेश्चन का क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हमारा 3000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 100 में 30 का गुणा करेंगे तो हमारा 3000 क्वेश्चन आज हो जाएगा। और बहुत सारे टॉपिक और भी हमने पढ़ा है। तो यदि आप सपोर्ट नहीं करोगे, हम इतना 6 महीने से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नवंबर से ही हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट ही ना करते हो, आखिर में क्यों। तो आइए बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं सेशन की। समय न बर्बाद करते हो कि हमारा सिद्धांत है आपका समय न बर्बाद करना। यदि यूपी एनएम, बिहार एनएम या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी करें, सेशन ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान सर्वाधिक सामान्य एनीमिया कौन सा होता है? एप्लास्टिक, सिकल सेल, आयरन डिफिशियंसी या थैलेसीमिया। तो कौन सा एनीमिया होता है? तो कौन सा एनीमिया होता है? तो हमें राइट आंसर इसका जल्दी से बताइए। तो हमारा हो जाएगा गर्भावस्था के दौरान सर्वाधिक सामान्य एनीमिया कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा कौन सा? आयरन डिफिशियंसी। कर आयरन की कमी गर्भावस्था में सबसे आम कारण होती है, जिससे मातृ मृत्यु दर क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, कर ट्रिपल टेस्ट में कौन से घटक होते हैं? AFP, बीटा HCG, एस्ट्रियोल, या AFB, बीटा HCG, प्रोजेस्टेरोन, या एस्ट्रियोल, LH, प्रोजेस्टेरोन, या प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रियल, HPL। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिपल टेस्ट में कौन से घटक होते हैं? तो ट्रिपल टेस्ट में हमारा होता है AFP, बीटा HCG और एस्ट्रियोल। कर यह परीक्षण डाउन सिंड्रोम और अन्य विकृतियों के लिए 15 से 20 सप्ताह में क्या होता है? किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा, फेटल हार्ट साउंड सबसे पहले किस विधि से सुना जा सकता है? फेटोस्कोप, अल्ट्रासाउंड डॉपलर, या स्टेथोस्कोप, या पिनहार्ट हॉर्न। तो किससे सुना जा सकता है? तो फेटल हार्ट साउंड सबसे पहले किस विधि से सुना जा सकता है? तो हमारा हो जाएगा अल्ट्रासाउंड विथ डॉपलर। कर डॉपलर से भ्रूण की हृदय ध्वनि लगभग 10 सप्ताह में क्या हो सकती है? सुनी जा सकती है। नेक्स्ट कर गेस्टेशनल डायबिटीज की पुष्टि किससे की जाती है? OGTT से, HbA1c से, RBS से, या FBS एलोन टेस्ट से। किस टेस्ट से हम गेस्टेशनल डायबिटीज का पता लगा सकते हैं? तो हमारा OGTT 75 ग्राम ग्लूकोज से किया गया OGTT गर्भकालीन डायबिटीज की क्या करता है? पुष्टि करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, करा ओलिगोहाइड्रामिनियोस किस स्थिति से जुड़ा होता है? पॉलीसिस्टिक किडनी, या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, या रेनल एजेंसीज, या ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन। तो करा ओलिगोहाइड्रामिनियोस किस स्थिति से जुड़ा होता है? ओलिगोहाइड्रामिनियोस किस स्थिति से जुड़ा होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेनल एजेंसीज से। रेनल एजेंसीज से जब भ्रूण की क्या होती है? किडनी नहीं बनती है तो मूत्र नहीं बनता और एम्ब्रियोटिक द्रव क्या होता है? कम हो जाता है, जो कहते हैं ओलिगोहाइड्रामिनियोस। नेक्स्ट कर अगला हेल्प सिंड्रोम में EL का अर्थ क्या है? एलिवेटेड लीवर एंजाइम, या एनलार्ज लंग्स, या एंडोक्राइन लॉस, या इलेक्ट्रोलाइटिक लाइट लेवल। तो कर हेल्प सिंड्रोम में EL का अर्थ क्या है? तो एलिवेटेड लीवर एंजाइम। एलिवेटेड लीवर एंजाइम EL का अर्थ होता है, हेल्प सिंड्रोम का फुल फॉर्म होता है H से हेमोलिसिस, E से एलिवेटेड, L से लीवर एंजाइम, फिर L से लो, P से L से लो प्लेटलेट काउंट, L से लो, P से प्लेटलेट काउंट।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा एपिजियोटॉमी की सामान्य दिशा कौन सी होती है? मेडियन, मेडियोलेटरल, लेटरल या ट्रांसवर्स। तो कह रहा है एपिजियोटॉमी की सामान्य दिशा कौन सी होती है? तो एपिजियोटॉमी की सामान्य दिशा कौन सी होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेडियोलेटरल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। इससे रेक्टल टीयर का खतरा कम होता है और खासकर यह क्या होती है? पहली डिलीवरी में होती है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्री एक्लेम्सिया की जटिलता कौन सी हो सकती है? सेप्सिस, एक्लेम्सिया, प्लेसेंटा प्रीविया या एनीमिया। तो कह रहा प्री एक्लेम्सिया की जटिलता कौन सी हो सकती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया की जटिलता कौन सी हो सकती है? एक्लेम्सिया हो सकती है। इसमें यूटेरेटेड प्री एक्लेम्सिया से क्या होते हैं? दौरे शुरू हो सकते हैं, जिसे हम एक्लेम्सिया कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है ब्रीच प्रेजेंटेशन में कौन सी डिलीवरी कंट्रेडिकेटेड है? सिजेरियन, असिस्टेंट ब्रीच, असिस्टेड ब्रीच या फॉरसेप्स या वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। तो कह रहा ब्रीच प्रेजेंटेशन में कौन सी डिलीवरी कंट्राइंडिकेटेड है? कंट्राइंडिकेटेड है। तो हमारा हो जाएगा वैक्यूम एक्सट्रैक्शन। वैक्यूम सिर पर लगाया जाता है, जो ब्रीच से में क्या संभव नहीं है। नेक्स्ट कह रहा अपगार स्कोर में पी का मतलब क्या है? पल्स, पेन, पोजीशन, प्रेशर। तो अपगार स्कोर में हमारा पी का मतलब होता क्या है? पी से होता है पल्स। अपगार स्कोर में बच्चे की स्वास्थ्य की क्या होती है? जांच की जाती है, जिसमें पी का मतलब होता है पल्स रेट। नेक्स्ट कह रहा अगला क्वेश्चन शिशु में जन्म के तुरंत बाद तापमान कैसे लिया जाता है? मौखिक, रेक्टल, बगल, कान, एक्जिलरी या टेम्पैनिक। तो कर अपगार स्कोर में जो हमारा अपगार स्कोर लिया जाता है, उसमें शिशु के जन्म के तुरंत बाद तापमान कैसे लिया जाता है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बगल, एक्जिलरी। नवजात के लिए सबसे सुरक्षित तरीका एक्जिलरी होता है, यानी बगल से होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का रहा गेस्टेशनल सैक अल्ट्रासाउंड में कब दिखाई देता है? गेस्टेशनल सैक अल्ट्रासाउंड में कब दिखाई देता है? 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह, 7 सप्ताह। तो कब दिखाई देता है गेस्टेशनल सैक? तो हमारा राइट आंसर होगा 5 सप्ताह में। कब दिखाई देता है? 5 सप्ताह में। कर टीबीएस द्वारा सबसे पहले गेस्टेशनल सैक 5वें सप्ताह में क्या होता है? दिखता है। अगला क्वेश्चन कर रहा टॉक्सोप्लाज्मोसिस किस माध्यम से भ्रूण में फैलता है? वायु, प्लेसेंटा, रक्त संक्रमण या ब्रेस्ट फीडिंग। तो कह रहा टॉक्सोप्लाज्मोसिस किस माध्यम से भ्रूण में फैलता है? तो हमारा 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेसेंटा से। नेक्स्ट कह रहा ट्विन प्रेगनेंसी में कौन सा जोखिम बढ़ जाता है? ट्विन प्रेगनेंसी में कौन सा जोखिम बढ़ जाता है? तो हमारा हो जाएगा प्री टर्म लेबर। ट्विन प्रेगनेंसी में हमारा क्या बढ़ जाता है? प्री टर्म लेबर बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? जुड़वा गर्भावस्था में प्रसव शुरू होने का क्या होता है? जोखिम अधिक होता है। नेक्स्ट यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को जल्दी से लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा लेक्चर नंबर 100 है किसका? मिडवाइफरी का। तो हमने आज 7 तक लगाया, तो कम से कम 1000 व्यू इस वीडियो पर हमें चाहिए। तो आप लोग कैसे करेंगे? आप यदि हमारे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 1000 व्यू तो इसका होना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जल्दी से फैला दीजिए कि हमने 3000 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए। करा शोल्डर डायस्टेसिया में सबसे आखिरी उपाय क्या है? जेवेनेली मैन्यूअर या एमसी रॉबर्ट्स या सुप्रोबिक प्रेशर या रूबिन मैन्यूअर। तो हमारा शोल्डर डायस्टेसिया में सबसे आखिरी उपाय क्या है? तो शोल्डर डायस्टेसिया में हमारा सबसे आखिरी उपाय है ऑप्शन नंबर ए, जेवेनेली मैन्यूअर। इसमें शिशु को गर्भाशय में वापस करके सिजेरियन किया जाता है। इसको अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो। नेक्स्ट कह रहा है यूटेराइन इन्वर्जन की सबसे बड़ी वजह क्या है? ब्रीच डिलीवरी, प्लेसेंटा प्रीविया, फंडल प्रेशर और प्लेसेंटा खींचना या ओवर डिस्टेंटेड यूटेरस। तो कह रहा यूटेराइन इन्वर्जन का सबसे बड़ी वजह क्या है? यूटेराइन इन्वर्जन की सबसे बड़ी वजह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फंडल प्रेशर और प्लेसेंटा खींचना।
प्लेसेंटा निकालते समय अधिक खिंचाव यूटेराइन इन्वर्जन का क्या होता है, कारण बन जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे आम कारण अर्ली नियोनेटल डेथ का क्या है, हाइपोथर्मिया या बर्थ एस्पेक्सिया या सेप्सिस या डिहाइड्रेशन। तो कह रहा है क्या सबसे आम कारण अर्ली नियोनेटल डेथ का क्या कारण है, सबसे आम कारण अर्ली नियोनेटल डेथ का क्या है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बर्थ एस्फिक्सिया। जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु की संभावना सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट गरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में LH सर्ज किस दिन होता है, डे 5, डे 7, डे 14, डे 21। तो हमारा LH सर्ज किस दिन होता है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा डे 14 यानी 14वें दिन। करा LH सर्ज यानी ओवुलेशन को ट्रिगर करता है और यह आमतौर पर कब होता है, 14वें दिन होता है। नेक्स्ट करा बैलोटिमेंट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ब्रीच पोजीशन या फेटल हेड इंगेजमेंट या प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन या फेटल मूवमेंट। तो कह रहा बैलोटमेंट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो बैलोटमेंट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन के लिए। इसमें फेटस को यूटेराइन फ्लूइड में बाउंस करना महसूस होता है। नेक्स्ट कह रहा लोचिया सेरोसा कब तक रहता है, 1 से 3 दिन, 4 से 10 दिन, 11 से 15 दिन या 16 से 20 दिन। तो कह रहा लोचिया सेरोसा कब तक रहता है, तो लोचिया सेरोसा हमारा रहता है 4 से 10 दिन तक। यह हल्का गुलाबी रंग का होता है और प्यूरिपेरियम के मध्य में होता है। नेक्स्ट कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया की सबसे आम पहचान क्या है, पेट दर्द, हल्का पेट दर्द, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग या हेमेटेमेसिस। तो कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया की सबसे आम पहचान क्या है, तो प्लेसेंटा प्रीविया की सबसे आम पहचान है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट कह रहा किस स्थिति में फंडल हाइट अचानक कम हो सकती है, प्री एक्लेम्सिया, प्लेसेंटल एब्रप्शन, IUGR या रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो कह रहा किस स्थिति में फंडल हाइट अचानक कम हो सकती है, तो किस स्थिति में फंडल हाइट अचानक कम हो सकती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो पानी बहने से यूटेरस छोटा महसूस हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा ट्विन प्रेगनेंसी में ट्रिपल TS यानी ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम किस प्रकार से जुड़वा में होता है, किस प्रकार के जुड़वा में होता है, डी कोरियोनिक डाईएमनियोटिक या मोनोकोरियोनिक डाईएमनियोटिक या मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक या कंजॉइंट ट्विंस। तो कह रहा ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम किस प्रकार के जुड़वा में होता है, तो हमारा मोनोकोरियोनिक डाईएमनियोटिक यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट। एक ही प्लेसेंटा साझा करने वाले भ्रूणों में रक्त प्रवाह क्या हो सकता है, असमान हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा फेटल स्कल में सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होता है, बाइपेरिएटल या सुबोसी पिटोब्रेगेमैटिक या मेंटो वर्टिकल या ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो कह रहा फेटल स्कल में सबसे बड़ा डायमीटर कौन सा होता है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा मेंटो वर्टिकल। यह 14 सेंटीमीटर का होता है और सबसे बड़ा व्यास है जो डिलीवरी में बाधा बन सकता है। नेक्स्ट कह रहा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर में क्या शामिल नहीं है, यूट्रोटॉनिक या अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग या कंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन या मैनुअल प्लेसेंटा रिमूवल। तो कह रहा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर में क्या शामिल नहीं है, तो हमारा मैनुअल प्लेसेंटा रिमूवल यानी क्या है, यह आपातकालीन स्थिति में किया जाता है और नियमित प्रबंधन में नहीं है। या क्या है नियमित मतलब क्या है, 3rd स्टेज ऑफ लेबर मतलब एक्टिव मैनेजमेंट है क्या नियमित में नहीं है। यदि क्या हो गया आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो मैनुअल क्या किया था, प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है।
नेक्स्ट, कह रहा है पीपीएच की सबसे सामान्य कारण क्या है? रिटेंड प्लेसेंटा, सर्विकल टीयर या यूटेराइन एटॉनी या कोगुलोपैथी। कोगुलोपैथी। कह रहा पीपीएच का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो पीपीएच का सबसे सामान्य कारण है यूटेराइन एटॉनी। यूटेराइन एटॉनी। कह रहा जब यूटेरस सिकुड़ता नहीं है तो अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है, इसे कहते हैं यूटेरस एटॉनी। नेक्स्ट, कह रहा है कंट्रासेप्टिव डीएमपीए की अवधि क्या होती है? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। तो कह रहा है कंट्रासेप्टिव डीएमपीए की अवधि क्या होती है? तो 27 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 3 माह। डीएमपीए एक प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन है जो हर 12 सप्ताह पर दिया जाता है। नेक्स्ट, कह रहा विच इज अर्लीस्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी डिटेक्टेबल बाई अल्ट्रासाउंड? कह रहा फेटल हर्ट, योल्क सैक या गेस्टेशनल सैक या क्राउन रंप लेंथ। तो कह रहा विच ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी डिटेक्टेड बाई अल्ट्रासाउंड? तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा कौन सी प्रेगनेंसी को क्या डिटेक्ट किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर का गेस्टेशनल सैक। कह रहा है यह 4.5 से 5 सप्ताह में ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पर क्या होता है? दिखाई देता है। तो बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन और बचा इसके बाद। कह रहा इस स्थिति में RH इनकैपेटिबिलिटी का जोखिम अधिक होता है? RH निगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फादर, या दोनों RH निगेटिव, या दोनों RH पॉजिटिव, या RH पॉजिटिव मदर एंड RH निगेटिव फादर। तो कह रहा क्या किस स्थिति में RH इनकैपेटिबिलिटी का जोखिम अधिक होता है? तो हमारा 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, RH निगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फादर। यह मेल रक्त भ्रूण में RH पॉजिटिव और माँ में RH निगेटिव के कारण होता है। नेक्स्ट, कह रहा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सबसे उपयुक्त गर्भ निरोधक क्या है? कंबाइंड ओरल पिल्स, IUCD, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल या कंडोम। तो कह रहा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सबसे उपयुक्त गर्भ निरोधक क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट। ये स्तनपान में एस्ट्रोजन मुक्त होने के कारण क्या होता है? सुरक्षित मानी जाती है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ये 30 क्वेश्चन आपको क्या होंगे? क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें क्या कीजिएगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर जल्दी से कर दीजिए। कम से कम 1000 व्यू हमें क्या चाहिए? 1000 प्लस व्यू चाहिए, तभी इसके आगे का लेक्चर आपको मिलेगा। तो आपको कितना शेयर करना, जितने भी ग्रुप हैं हर जगह इस वीडियो को फैला दीजिए। मत कीजिए लाइक, मत कीजिए कमेंट, बस शेयर कर दीजिए। कम से कम 1000 व्यू कल तक हो जाए। देखना है कि आप में कितना जोर है, कितना वीडियो शेयर कर सकते हैं और कितना व्यू ला सकते हैं। आप पढ़ने के लिए यदि इच्छुक होंगे तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।